हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, हम समझेंगे कि अभी तक मैंने अपने लेक्चर्स में जो भी आपको सिखाया है, आपने उन पे प्रैक्टिस की है, आपने उनको चार्ट पे ऑब्जर्व किया है, तब जाके आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स आए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं डाउट्स को सॉल्व करेंगे। और जहाँ तक मैंने आप लोगों के डाउट्स देखे हैं, मैंने देखा है कि आपको सबसे ज़्यादा डाउट अभी तक बायस के अंदर आ रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं बायस को और ज़्यादा डीपली और ज़्यादा सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आज की वीडियो के बाद आपके बायस कंप्लीटली क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ पहले जाके मेरी पूरी प्लेलिस्ट जरूर देखना, क्योंकि आज की ये वीडियो उस प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियो हैं उससे रिलेटेड आपको जो डाउट आया है ना, उसको सॉल्व करने के ऊपर है। साथ ही बायस को तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ही, लेकिन उन डाउट्स को भी मैं क्लियर करूंगा, इसलिए पहले वो प्लेलिस्ट पूरी जाके देखना। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, यहाँ पे आपको आई बटन पे भी दिख रहा होगा। तो पहले उसको जाके जरूर देखना। और दूसरा, मैं चाहता हूँ कि अगला जो हमारा डाउट सेशन हो वो लाइव क्लास में हो। मतलब कि मैं लाइव आऊंगा और लाइव आप मुझे अपना डाउट बताना, मैं लाइव मार्केट में उसको सॉल्व करूंगा। क्योंकि डाउट सॉल्व होना बहुत जरूरी है। जब तक बेसिक मार्केट में आपको जो भी डाउट्स है ना, उनको आप क्लियर नहीं करोगे, आप एडवांस टॉपिक को मास्टर नहीं कर सकते। और एडवांस टॉपिक को भी पढ़ना, उनको समझना, उनको मास्टर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मार्केट हर बार सेम तरीके से बिहेव नहीं करता। मार्केट अपने बिहेवियर को चेंज करता है और हमें भी बहुत जल्दी उसके साथ चेंज होना पड़ता है। तो अगर हम भी मार्केट के साथ चेंज होना चाहते हैं, हम भी मार्केट के साथ चलना चाहते हैं, तो हमें सब कुछ आना चाहिए और सबको मास्टर करना चाहिए। फिलहाल एक और बात, नेक्स्ट जो डाउट सेशन होगा वो लाइव तभी होगा जब इस वीडियो पे आपका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आएगा। देखो, मैं एक टारगेट रखता हूँ। अभी तक मैंने जितनी भी वीडियोस अपलोड की है ना, उसमें जितने भी लाइक्स हैं, इस वीडियो पे सबसे ज़्यादा लाइक्स और सबसे ज़्यादा कमेंट होने चाहिए। अगर आपने ये पॉसिबल कर दिया तो फिर मैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट डाउट सेशन करूंगा और उसको लाइव मार्केट में करूंगा, जिससे कि आपके डाउट बहुत अच्छे से सॉल्व हो सके। अब ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव आके डाउट सॉल्व करूं, तो जो मैंने बोला है वो आप कर देना। इतना सपोर्ट आप अपनी ओर से दिखा देना। मैं भी बहुत जल्दी लाइव आके आपके सारे डाउट सॉल्व करूंगा और वहां पे ही आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल हमारे टॉपिक पे आते हैं। मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा आपको डाउट आ रहे हैं बायस से रिलेटेड। तो एक बार फिर से मैं बायस को बहुत ही सिंपल करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, बायस में मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट जो होता है ना, वो दो की लेवल के बीच में मूव करता है। ये आपको अच्छे से पता होगा, फिर भी मैं एक बार पूरा स्टार्टिंग से बताता हूँ। मार्केट क्या करता है, किसी पीओआई पे आता है। उस पीओआई पे आने के बाद मार्केट कहाँ तक जाता है, लिक्विडिटी तक। मार्केट कहाँ तक जाता है, लिक्विडिटी तक। देखो, अगर मार्केट किसी पीओआई पे है, मतलब मार्केट एक की लेवल पे है। अब एक की लेवल से हमारा बायस क्या होगा, दूसरे की लेवल तक। तो अगर पीओआई से निकल रहा है तो वो कहाँ तक जाएगा, लिक्विडिटी तक। जैसे मैं आपको समझाऊं, समझो ये कोई लिक्विडिटी है और ये कोई पीओआई है। ये कोई लिक्विडिटी है और यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे कोई पीओआई है। अब मार्केट समझो कि किसी पीओआई पे स्टैंड कर रहा है। मार्केट यहाँ पे है। अब जब मार्केट किसी पीओआई पे है तो ऑब्वियसली हमारे बायस कहाँ तक होंगे, लिक्विडिटी तक। तो मार्केट ऐसे करके लिक्विडिटी तक जाएगा। मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी हंट कर ली। इसका मतलब होता है कि हमारे बायस डन हो गए। हम जो भी यहाँ से बाइंग की ट्रेड अगर ले रहे थे, तो लिक्विडिटी हंट होने के बाद हमें वो बाइंग की ट्रेड लेना बंद कर देना है। क्यों बंद कर देना है, क्योंकि मार्केट ने अपने बायस डन कर लिए। अब मार्केट एक लिक्विडिटी पे है। जब भी मार्केट किसी लिक्विडिटी को हंट करता है तो बायस कहाँ तक हो जाते हैं, बायस हो जाते हैं हमारे पीओआई तक। एक बात याद रखना, जब भी मार्केट पीओआई से लिक्विडिटी की तरफ जाता है तो वो होते हैं हमारे मेन बायस। लेकिन जब भी मार्केट लिक्विडिटी से पीओआई की तरफ आता है तो वो होते हैं हमारे रिवर्सल बायस। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, रिवर्सल ट्रेड लेंगे। रिवर्सल ट्रेड लेंगे, वो ट्रेड हम कहाँ तक लेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे कोई ना कोई पीओआई बना होगा। तो जब भी मार्केट लिक्विडिटी पे होता है, जब भी मार्केट लिक्विडिटी पे होता है, तब हमारे बायस कहाँ तक हो जाते हैं, किसी ना किसी पीओआई तक। जैसे मार्केट ने लिक्विडिटी हंट की। अब मार्केट कहाँ जाना चाहता है, मार्केट जाना चाहता है किसी ना किसी पीओआई तक। फिर मार्केट पीओआई पे आया, फिर लिक्विडिटी पे जाएगा, फिर लिक्विडिटी पे आया, फिर पीओआई पे जाएगा। ये एक साइकिल मार्केट में चलती रहती है। तो ऑब्वियसली ये बात आपको पता है और ये चीज़ आपको समझ में भी आ गई होगी, क्योंकि मैंने जितना जाना है, जितना समझा है। आपको प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि मार्केट पीओआई से लिक्विडिटी की तरफ जाता है,
फिर लिक्विडिटी से पीओआई तक आता है। आपको प्रॉब्लम इसमें नहीं हो रही है, आपको प्रॉब्लम हो रही है कि मार्केट अगर पीओआई पे है तो वो लिक्विडिटी पे जाता है ना, उसमें ट्रेड लेने में आपको दिक्कत हो रही है, आपको लोअर टाइम फ्रेम पे इसको समझने में दिक्कत हो रही है। या फिर अगर मार्केट किसी लिक्विडिटी पे है, वहां से अगर वो किसी पीओआई पे आ रहा है तो वहां से भी लोअर टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड लेने में दिक्कत हो रही है। तो चलो इसको एक बार क्लियर करते हैं। मैं आपको अलग अलग कंडीशन के हिसाब से बताता हूँ। सबसे पहले देखो कंडीशन नंबर 1, मैं लिख देता हूँ कंडीशन 1। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, समझो ये एक पीओआई है। कौन से टाइम फ्रेम का पीओआई है? डेली टाइम फ्रेम का। अब डेली टाइम फ्रेम का पीओआई है तो हमें एंट्री कौन से टाइम फ्रेम पे लेनी है, हमें मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ कौन से टाइम फ्रेम पे देखना है? 1 आवर पे। इनको भी मैं एक बार लिख देता हूँ। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया है लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ। अगर आपका पीओआई वीक का है, पीओआई वीक का है तो आपको एंट्री कौन से टाइम फ्रेम पे लेनी है? 4 आवर पे। या फिर मैं ऐसा कहूँ कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ कौन से टाइम फ्रेम पे देखना है? 4 आवर पे। अगर आपका पीओआई डेली का है तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ कौन से टाइम फ्रेम पे देखना है? 1 आवर पे। अगर आपका टाइम फ्रेम आपका पीओआई 4 आवर का है, फिर आप देखोगे 15 मिनट पे, और अगर 1 आवर है तो आप देखोगे 5 मिनट पे। इससे नीचे जाने की मैं आपको एडवाइस नहीं देता। टाइम फ्रेम इस हिसाब से देखना। फिलहाल मैं आपको डेली का एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी अगर कोई टाइम फ्रेम है तो वो आप ऐसे देख लेना। अब डेली टाइम फ्रेम है, समझो डेली टाइम फ्रेम का ये पीओआई है तो मैं स्ट्रक्चर कौन से टाइम फ्रेम का देखूंगा? 1 आवर का। अब 1 आवर में मार्केट कुछ ऐसे इसको आके टैप कर देता है। कंडीशन 1, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का पॉइंट बहुत ज्यादा दूर हो, जैसे इसमें इसमें क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर है। तब हम एंट्री कैसे प्लान कर सकते हैं? उस कंडीशन में हमारी एंट्री होगी, हम देखेंगे कि यहाँ से 1 आवर में एक मार्केट सेलिंग का पीओआई बना दे। मार्केट ने यहाँ से डिस्प्लेसमेंट दिया। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक एफपीजी क्रिएट कर दे। सबसे सिंपल आसान भाषा में अगर मैं आपको कहूँ कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि मार्केट एक एफपीजी क्रिएट कर दे। समझो डेली पीओआई से मार्केट ने रिजेक्शन लिया और यहाँ पे क्या क्रिएट किया, एक एफपीजी। अब देखो जहां भी एफपीजी बनेगा उसके ऊपर क्या होगा, एक ऑर्डर ब्लॉक, उसके ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक हमेशा होगा। तो ये सब मैंने बातें आपको बताई हैं, आप इन चीजों को वीडियो में जाके फिर से एक बार देखो, आपके समझ में आ जाएगी कि एफपीजी क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ये कैसे बनता है। इसके लिए आपको वीडियोस को एक बार जाके फिर से देखना पड़ेगा। फिलहाल ये समझो कि मार्केट ने इधर से रिजेक्शन दिया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का पॉइंट बहुत ज्यादा दूर है, तो आपको क्या करना है, इस रीटेस्ट पे आप एक एंट्री ले सकते हो और आपका टारगेट नीचे जो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से होगा वहां तक आप रख सकते हो। पहली कंडीशन ये हो गई जो कि आपको पता है अच्छे से और ये बहुत ही सिंपल है। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। देखो कंडीशन नंबर 2, फिर से मैं लेता हूँ 1 डे का पीओआई। यहाँ पे क्या है, ये 1 डे का पीओआई। इसको भी मैं लिख देता हूँ डेली पीओआई। ठीक है, ये क्या है, डेली पीओआई। अगर ये पीओआई वीकली का है तो 4 आवर में स्ट्रक्चर देखना है, 4 आवर का है तो 15 मिनट पे देखना है। ये आप समझ लेना अच्छे से। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ डेली का। ये डेली का पीओआई है। अब मार्केट यहाँ पे आ रहा है स्विंग बनाते हुए, मार्केट स्विंग बनाते हुए आ रहा है। अब लोगों के लॉस लेने की सबसे बड़ी वजह बताता हूँ कि जब भी मार्केट किसी पीओआई में आता है ना, जैसे ये सेलिंग का पीओआई है तो हम सब अपना माइंडसेट बना लेते हैं कि यहाँ से तो मार्केट सेल ही होगा। देखो मार्केट इस पीओआई पे आया है, हमें नहीं पता है कि वो यहाँ से सेल होगा या इसको ब्रेक कर देगा, हमें ये बिल्कुल नहीं पता है। ये हमें कौन बताएगा, ये हमें बताएगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब मैं आपको बताता हूँ मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो इस जगह पे बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में होते हैं, उनको बस ट्रेड लेने की जल्दी होती है, उनके अंदर एक फोमो होता है कि कहीं हमारा ट्रेड मिस ना हो जाए। इसलिए क्या करते हैं वो, अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का पॉइंट पास में भी है, वो यहाँ पे 1 आवर के स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट ही नहीं करते, वो लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, यहाँ पे कोई सेलिंग का पीओआई देखते हैं और इसको यहाँ से ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन मार्केट क्या करता है, इसको ब्रेक कर देता है और फिर वो कहते हैं कि हमारा एसएल चला गया। तो देखो अगर आप रूल्स नहीं फॉलो करोगे तो आपका एसएल जाना ही है। आपको फॉलो करना है रूल्स, आपको यहाँ पे वेट करना है। मार्केट कुछ भी करे, मार्केट चाहे यहाँ पे कंसोलिडेट करे, उससे आपको मतलब नहीं है। आपको किस चीज से मतलब है कि जो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है ना, मार्केट पहले वो करे। जब तक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होगा हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि ये पीओआई वर्क करेगा या नहीं करेगा।
ये पीओआई कब वर्क करेगा? जब मार्केट एक बार इसके नीचे आ जाए। अब क्या हुआ है, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। जैसे ही यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, अब हमारे माइंड में आना चाहिए कि हाँ, ये जो पीओआई है ये इस प्राइस को नीचे धकेल सकता है। अब हमें ये समझ में आ गया कि ये पीओआई वर्क कर सकता है, ये इसको नीचे धकेल सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि इसको नीचे लेके कैसे जाएं हम? ऐसी कौन सी जगह है जहां से हम एंट्री बनाएं? तो सबसे बेस्ट होती है ये जो लेग है ना, इसके अंदर जो लास्ट पीओआई होगा वहां से हमको अपनी एंट्री बनानी है। हमको वेट करना है कि मार्केट वापस क्या करे, इस लास्ट पीओआई पे आके टैप करे। यहाँ से हमारी एंट्री होगी और जो भी हमारा बायस के हिसाब से टारगेट होगा वो हमको लेना है। देखो, वेट करना बहुत ज़रूरी है। आपको वेट करना पड़ेगा इस पूरे प्रोसेस के होने का। अगर आप वेट नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आपके एसएल लगेंगे। दूसरी कंडीशन क्या हुई कि मार्केट पीओआई में आया, वो इस पीओआई में आके कुछ भी कर रहा है, आपको उससे मतलब नहीं है। आपको वेट करना है कि पहले मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए। जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो तो फिर वेट करना है मार्केट लास्ट पीओआई पे जाए और वहां से हमको रिजेक्शन मिले। देखो, मैं एग्जांपल भी इतने नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अगर आपको पूरा डिटेल में जानना है तो बायस वाली वीडियो को ध्यान से देखना, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, या फिर एंट्री वाली वीडियो को ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे आपको अलग अलग कंडीशंस बता रहा हूँ। तीसरी कंडीशन अगर मैं आपको बताऊं कि क्या हो सकती है, तीसरी कंडीशन में आपको बताता हूँ। ये है डेली टाइम फ्रेम का पीओआई। 1 आवर में मार्केट यहाँ पे आ रहा है। मार्केट आया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, लास्ट पीओआई को टैप भी कर दिया, मतलब फटाफट ये प्रोसेस हो गया। अब हमारी यहाँ पे एंट्री भी बन गई। लेकिन जैसे ही हमने एंट्री ली, मार्केट क्या करता है, साइडवेज हो जाता है। मार्केट बहुत ज़्यादा रेंज करता है। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे बाइंग के स्ट्रक्चर भी दिखेंगे। तो हमारे मन में ये डाउट आता है कि भाई, लोअर टाइम फ्रेम पे बाइंग के स्ट्रक्चर बन रहे हैं, मार्केट नीचे भी नहीं जा रहा है, तो क्या हमारा एसएल ले लिया जाएगा? लेकिन नहीं, आपको अपने बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करना है। अगर यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है और मार्केट नीचे भी जाना चाहता है तो वो टाइम पास करके एट द एंड नीचे ही जाएगा। हो सकता है न्यूज आने वाली हो, उससे पहले मार्केट क्या कर रहा है, लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है। तो आपको अपने प्रोसेस को फॉलो करना है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, टाइम पास किया और फिर फास्ट से ये नीचे चला जाएगा। तीसरी कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है। इस बीच में अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ऑब्वियसली आपको डर लगेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करना है। एक और कंडीशन मैं आपको बताता हूं, फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन में क्या होता है, देखो, एक और कंडीशन मैं लिख देता हूं। फोर्थ कंडीशन जो कि सबसे सिंपल है, इसमें क्या होगा, ये डेली का पीओआई है। 1 आवर पे मार्केट ऐसे आ रहा है, मार्केट ने इसको टैप किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, लास्ट पीओआई को टैप किया और मार्केट फटाक से नीचे आ गया। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसमें हमने जो प्रोसेस पढ़ा है वो पूरा बहुत फास्ट हुआ है। तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आती है इन सब में जब मार्केट क्या करता है, कंसोलिडेट करता है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आपको याद होगा, मैंने मेरी पहली या दूसरी वीडियो में आपको एक बात बताई थी। एक बार मैं आपको गोल्ड में वीकली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। ये गोल्ड का वीकली टाइम फ्रेम है और जब मैंने स्टार्टिंग में वीडियो डालना स्टार्ट किया था, शायद मेरी पहली या दूसरी वीडियो में ही हम यहाँ पे थे उस टाइम पे। जब हम यहाँ पे थे ना, तो मैंने आपको कहा था कि ये एक पीओआई है, मार्केट ने इस पीओआई को टैप किया है। जब भी मार्केट किसी पीओआई को टैप करता है तो अब उसके बायस कहाँ पे हो जाते हैं, लिक्विडिटी की साइड। तो मैंने आपको बताया था कि एक तो ये लिक्विडिटी है और एक ये लिक्विडिटी है। मार्केट इन दोनों लिक्विडिटी को हंट करेगा। अब देखो, ये पहली लिक्विडिटी तो बहुत फास्ट हंट हो गई, पहली लिक्विडिटी हंट हो गई। फिर हम वेट कर रहे थे इस लिक्विडिटी के हंट होने का, लेकिन इसके बीच में क्या हुआ, मार्केट बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट करने लग गया। अब ये मुझे भी नहीं पता है कि मार्केट कब इतना कंसोलिडेट करेगा, कब इतना फास्ट मूव कर जाएगा ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। अब ये हुआ इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डेली के पीओआई थे। जैसे मैं डेली टाइम फ्रेम पे अगर चलूँ तो क्या होता था ना, जब भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता, कोई ना कोई पीओआई, कोई ना कोई लिक्विडिटी इसे नीचे धकेल देती। मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता, फिर से कोई पीओआई आता, वो इसे नीचे धकेल देता। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, यहाँ पे एक ऐसा लैग बना जिसमें कोई भी पीओआई नहीं था और मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया और फाइनली हमारी जो लिक्विडिटी थी, हमारा जो बायस था, उसे डन कर दिया। अब इस बायस को डन करने में मार्केट को बहुत ज़्यादा टाइम लगा। लेकिन आप एक चीज़ देखो, मार्केट ने कोई भी रूल ब्रेक नहीं किया है। मार्केट ने
ऐसा नहीं किया है, जैसे मैं वीकली पे आपको वापस लेके जाता हूँ, मार्केट ने ऐसा नहीं किया है कि इस लिक्विडिटी को हंट करने से पहले मार्केट नीचे आ गया हो। नहीं, रूल के अकॉर्डिंग मार्केट ने पीओआई को टैप किया था और मार्केट को लिक्विडिटी की तरफ जाना था। मार्केट ने वो चीज की है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन हो गया, इसमें अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब देखो ये इतना कंसोलिडेशन वगैरह क्यों होता है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। समझो ये एक फुटबॉल का मैच चल रहा है। यहाँ पे दो गोल पोस्ट हैं, जो हम गोल करते हैं ना। मेरे को फुटबॉल का इतना आइडिया नहीं है, फिर भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे दो क्या है, गोल पोस्ट है। इसका मैं एक बार कलर भी चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ये ग्रीन कलर का मैंने कर दिया। यहाँ पे दो गोल होते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर हैं। समझो फुटबॉल के मैच में ये बहुत सारे प्लेयर हैं और ये हमारी बॉल है। जो फुटबॉल है ना, वो ये है। इसका भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कलर की हमारी क्या है, फुटबॉल है। अब आप एक चीज समझो, ये जो प्लेयर है ना, ये हमारे हैं पीओआई। आप समझो ये हमारे क्या है, पीओआई। और ये जो गोल पोस्ट हैं ये हमारे हैं लिक्विडिटी। ये हमारे प्लेयर्स जो हो गए वो पीओआई हो गए। मैं इनको भी एक बार लिखता हूँ। ये जो हमारे प्लेयर्स हैं ये क्या हो गए, पीओआई। और जहाँ पे हमें गोल करना है ना, वो जगह हो गई हमारी लिक्विडिटी। ठीक है, जहाँ पे हमें गोल करना है वो जगह हो गई हमारी लिक्विडिटी। आपको पता है कि ये जो मार्केट है, ये प्राइस है, ये पीओआई से निकल के लिक्विडिटी की तरफ जाती है और लिक्विडिटी से निकल के पीओआई की तरफ जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों ये बहुत बार रेंज करती है, क्यों ये कभी फटाफट चली जाती है। तो देखो समझो, दो अलग अलग टीम का मैच हो रहा है। एक टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा, और दूसरी टीम बहुत ज़्यादा वीक है। तो ये स्ट्रांग वाली टीम क्या करेगी, इन प्लेयर्स को पास में आने ही नहीं देगी, ऑपोजिट टीम के प्लेयर को पास में आने ही नहीं देगी और फटाफट यहाँ से गोल कर देगी। लेकिन अब समझो सामने वाली टीम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो जब ये यहाँ से बॉल को पास करेगा ना, तो समझो ये सामने वाली टीम का प्लेयर ये फिर से बॉल को यहाँ पे पास कर देगा। यहाँ से ये फिर इसको पास करेगा, ये बॉल को फिर से यहाँ पे पास कर देगा। ये फिर बॉल को यहाँ पे पास करेगा, ये फिर बॉल को यहाँ पे पास कर देगा। तो ऐसे बॉल बहुत ज़्यादा टाइम पास करके फिर एक गोल होगा। अगर आपको फुटबॉल का नहीं पता, आप क्रिकेट देखते हो, तो रिसेंट में अभी एशिया कप चल रहा है, आपने देखा होगा इंडिया का और यूएई का मैच। यूएई थी आई थिंक दूसरी टीम, इन दोनों का मैच हुआ। उस मैच में इंडिया सिर्फ 4 ओवर में जीत गया। क्यों जीत गया, क्योंकि सामने वाली जो टीम थी ना, वो बहुत वीक टीम थी। सेम अगर आप देखो कभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है, इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच होता है, तो वहां पे इंडिया को जीतने में टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है, क्योंकि वहां पे ऑपोजिट टीम भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो अगर यहाँ पे मार्केट इस पीओआई से निकला था, ठीक वैसे ही मार्केट अगर इस पीओआई से निकला था, तो जो ऑपोजिट डायरेक्शन में डेली के बहुत सारे पीओआई थे जो इसको रोक रहे थे। डेली के इस जगह पे बहुत सारे पीओआई थे। मैं एक बार आपको डेली पे बताता हूँ। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। मार्केट वीकली पीओआई से निकला, लेकिन क्या हुआ, मार्केट के रास्ते में बहुत सारे डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक आ रहे हैं। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक आ गए, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी आ गई, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक आ गए, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक आ गए। तो ऐसे मार्केट में क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा ऑर्डर ब्लॉक आ रहे थे, मतलब डेली टाइम फ्रेम के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पीओआई आ रहे थे जो इसको रोक रहे थे। ऑब्वियसली ये इसको पूरा नीचे नहीं लेके जा सकते थे। क्यों, क्योंकि नीचे सपोर्ट में बहुत बड़े टाइम फ्रेम का, इनसे भी बड़े टाइम फ्रेम का एक पीओआई है, तो ये प्राइस को रोक रहे थे। इस वजह से प्राइस चेंज कर रही थी। लेकिन फाइनली एक ऐसा टाइम आया जब डेली का यहाँ पे कोई भी पीओआई नहीं था। हाँ, यहाँ पे 1 आवर के पीओआई हो सकते हैं, 30 मिनट के हो सकते हैं, 5 मिनट के हो सकते हैं, लेकिन वो सब वीकली टाइम फ्रेम के आगे बहुत ज्यादा छोटे हैं। ये बात आपको समझनी होगी कि यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे और भी पीओआई होंगे सेलिंग के, लेकिन वो वीकली या फिर अगर मार्केट इस डेली पीओआई से ऊपर जा रहा है तो डेली के सामने बहुत छोटे पीओआई हैं, तो उनमें उतनी पावर नहीं है कि वो इसे रोक सके। इसलिए प्राइस यहाँ से बहुत फास्ट ऊपर चला गया। तो ये भी आपको समझना होगा। दूसरी समझने की बात है, जो मैं बोलता हूँ ना एडवांस टॉपिक हम पढ़ेंगे, तो देखो उसमें हमें मार्केट को समझना सिखाया जाता है। कैसे सिखाया जाता है, जैसे यहाँ पे जब मैं ट्रेड कर रहा था ना, तो मैं बहुत बड़े बड़े टारगेट ले रहा था। यहाँ पे मैं बहुत बड़े टारगेट ले रहा था, यहाँ पे बहुत बड़े टारगेट ले रहा था, लेकिन फिर मार्केट बीच में रेंज करने लग गया। जब मार्केट रेंज करने लगा ना, तो मैंने अपने आप को इसके अकॉर्डिंग फटाफट चेंज किया और मुझे समझ में आ गया कि अब वो मार्केट नहीं है जहाँ पे मैं इतने बड़े टारगेट लूंगा। अगर मैं इतने बड़े टारगेट का वेट करता तो बहुत बार मेरे एसएल जाते या फिर मैं एंट्री एसएल पे निकल जाता। इसलिए इस जगह पे मुझे क्या करना था, इस जगह पे मुझे यहाँ से एंट्री ली, थोड़ा अच्छा मुझे प्रॉफिट हुआ, मैं निकल जाता। यहाँ से मैं फिर एंट्री लेता, यहाँ से फिर एंट्री लेता। तो यहाँ पे मार्केट ऐसे बिहेव कर रहा था, तो मैंने भी अपने आप को उस हिसाब से चेंज किया।
तो ऐसे मार्केट के हिसाब से आपको अपने आप को चेंज करना पड़ता है, ये भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। दूसरा पॉइंट, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे चला जाता है तब हम बायस कैसे फाइंड करें। ये भी बहुत लोगों को डाउट है कि अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो हम बायस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो, हम बायस कब फाइंड आउट करते हैं। मैं एक बार सब रिमूव कर दिया मैंने। यहाँ से समझो, यहाँ से मार्केट ऊपर गया। अभी नेक्स्ट वीडियो से मैं ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम भी ले लूंगा, फिर आपको मैं रिप्ले मोड में भी एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आप ऐसे ही समझो, यहाँ से मार्केट ऊपर गया। अब यहाँ से मार्केट ऊपर गया है तो क्या हम ये प्रिडिक्ट कर सकते थे कि मार्केट यहाँ से ही ऊपर जाएगा? हाँ, हम बिल्कुल यहाँ से प्रिडिक्ट कर सकते थे। किस बेस पे करते हैं? हम क्या करते हैं, जहां पे प्राइस चल रही है, समझो यहाँ पे प्राइस चल रही है, तो हम इसके लेफ्ट साइड वाले चार्ट को देखते हैं। भाई बायस कैसे फाइंड होते हैं? हम लेफ्ट साइड में चार्ट को देखते हैं। लेफ्ट साइड में क्या है? कोई पीओआई है, कोई लिक्विडिटी है। हाँ, लेफ्ट साइड में क्या है? एक पीओआई है। तो जब ये पीओआई है तो हमें पता चल गया ना कि ये प्राइस को ऊपर की ओर धकेल सकता है। जैसे यहाँ से मार्केट नीचे आया, अब नीचे आया तो हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से ही नीचे आएगा? इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट साइड वाले चार्ट को देखेंगे। लेफ्ट साइड में क्या कोई पीओआई या लिक्विडिटी है? हाँ, लेफ्ट साइड में एक पीओआई है। तो अब हम समझ सकते हैं ना कि लेफ्ट साइड में एक पीओआई है, ये मार्केट को अब नीचे धकेल सकता है। नीचे आया, लेफ्ट साइड में फिर से एक पीओआई है, ये मार्केट को ऊपर लेके जा सकता है। लेकिन जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे चलता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट कहाँ से रिवर्स करेगा या कितना ऊपर जाएगा? तो देखो, ये कोई नहीं बता सकता ऑल टाइम हाई पे कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा, मार्केट कहाँ से रिवर्स करेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब हमें पता ही नहीं है मार्केट कितना ऊपर जाएगा तो हम अपने टारगेट कैसे सेट करें। जैसे अगर मार्केट यहाँ पे चल रहा है, हमने लॉन्ग की एंट्री ली, तो हमारे टारगेट कहाँ तक होंगे? तो ऐसी कंडीशन में हमेशा आपके टारगेट होता है राउंड नंबर्स। जैसे 3500 हो गया, अगर 3500 के ऊपर आ जाता है तो 3510, फिर 3520, फिर ऐसे ही हमको अपने टारगेट सेट करने पड़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्या कोई ऐसा एक तरीका है जिससे हमको ये पता चल सके कि हाँ, अब ये जगह से मार्केट रिवर्स होगा? तो बिल्कुल ऐसा एक तरीका है, उससे हम ये पता कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा, और वो तरीका है 3 कैंडल स्विंग का। ये वो 3 कैंडल स्विंग नहीं है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी पहले। ये एक अलग 3 कैंडल स्विंग का कॉन्सेप्ट है जिससे हम पता कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा। वैसे ये अपने आप में एक पूरा अलग से टॉपिक है, मैं अलग से इसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो, 3 कैंडल स्विंग मतलब ये एक कैंडल है, इसको थोड़ा सा डार्क करता हूँ। ऑल टाइम हाई पे मार्केट होता है तब मैं बात कर रहा हूँ। ये एक कैंडल है, ये इसकी वीक है। दूसरी कैंडल क्या करती हैं, इसके ऊपर जाती हैं और फिर नीचे आके क्लोज कर देती है। ठीक है, फिर तीसरी कैंडल क्या करेगी, और नीचे आके क्लोज कर देगी। तो ये होता है हमारा 3 कैंडल स्विंग। मैं इसको आपको पूरा डिटेल में और एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल मैं एक शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, ये दोनों रेड कैंडल हो जाएगी और मार्केट ऐसे क्लोज करेगा। तो ये एक साइन होता है कि हाँ, अब मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे देखो, ये मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ये पहली कैंडल, दूसरी कैंडल इसके ऊपर गई और नीचे आके क्लोज कर दिया। तीसरी कैंडल ने और नीचे क्लोज कर दिया। तो मतलब मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से एक पुल बैक ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बन चुका है। ऐसे हमको देखना होता है। फिर और बताता हूँ, यहाँ पे भी क्या है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। ये पहली कैंडल, दूसरी कैंडल इसकी लिक्विडिटी लेके नीचे क्लोज करती है और तीसरी कैंडल फिर से नीचे आती है। कहां तक आती है? कोई ना कोई पीओआई तक। तो ये भी हमें कैसे पता चला? 3 कैंडल स्विंग से। और एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। पहली कैंडल, दूसरी कैंडल इसके लिक्विडिटी लेके नीचे क्लोज करती है, थर्ड कैंडल नीचे। बायस कहाँ तक होंगे? हमारे पीओआई तक। तो ऐसे हम 3 कैंडल स्विंग से फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं इसको आगे और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल मैंने आपको ये चीज बहुत ही शॉर्ट में बताई है। तो दो जो डाउट थे मेनली, वो मैंने आपके क्लियर कर दिए। तीसरा एक डाउट होता है कि मार्केट वीकली टाइम फ्रेम पे अलग बायस हैं, डेली टाइम फ्रेम पे अलग बायस हैं, तो हम किसको फॉलो करें? भाई किसी किसी को ये बहुत ज्यादा डाउट है कि वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट ऐसा शो कर रहा है कि उसके बायस डाउन साइड के हैं, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे कोई पीओआई आ रहा है और वो बता रहा है कि बायस अप साइड के हैं। तो अब हम किसको फॉलो करें? यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो इसका भी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। बहुत ही सिंपल है सारे टॉपिक, बस आपको रूल्स को फॉलो करना है। तो इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे बिटकॉइन में आपको मैं बताता हूँ, ये बिटकॉइन का चार्ट है।
समझो हम यहाँ पे चल रहे हैं, हम यहाँ पे चल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने लिक्विडिटी हंट की है। जब भी मार्केट लिक्विडिटी हंट करता है, हमारे माइंड में क्या आना चाहिए, मार्केट कहाँ तक जाएगा, किसी ना किसी पीओआई पे। पीओआई कहाँ पे है, ये रहा वीकली का ऑर्डर ब्लॉक। तो इतना हमको यहाँ पे समझ में आ गया कि मार्केट ने लिक्विडिटी को हंट किया है, मार्केट किसी ना किसी पीओआई पे जाने वाला है। अब जब आपको ये पता चल गया कि वीकली बायस हमारे ऐसे हैं, वीकली बायस हमारे डाउन के हैं, तो अब आपके माइंड में ये आना चाहिए कि हमको जाना तो इधर से इधर तक है, लेकिन हम डायरेक्ट ऐसे नहीं जाएंगे। लोअर टाइम फ्रेम पे हम क्या करेंगे, स्विंग बनाते हुए जाएंगे। तो लोअर टाइम फ्रेम पे मतलब अगर ये वीकली है तो डेली में हम ऐसे स्विंग बनाते हुए नीचे जाएंगे। तो अब एक बार डेली पे भी चेक करते हैं। ये मैं आ गया बिटकॉइन के डेली चार्ट पे। अब देखो मार्केट ने यहाँ पे हंट की थी वीक की लिक्विडिटी। ठीक है, मार्केट ने कौन सी लिक्विडिटी हंट की थी, वीकली लिक्विडिटी। हमारे बायस कहाँ तक थे, इस पीओआई तक। तो अब एक चीज देखो, ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, तो क्या आप यहाँ से ट्रेड लोगे कि मार्केट यहाँ से निकले इस पीओआई से और इस लिक्विडिटी की तरफ जाए? नहीं। क्यों नहीं लोगे, क्योंकि आपके इससे बड़े टाइम फ्रेम क्या कह रहे हैं कि मार्केट को नीचे जाना है। समझो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि एक ट्रक है, समझो यहाँ पे एक ट्रक है और यहाँ पे क्या है, एक मारुति अल्टो है या फिर ट्रक से कोई भी छोटी गाड़ी है। ठीक है, अब ये भी अपना फोर्स लगा के इसको इस साइड धकेल रही हैं, ये अपना फोर्स लगा के इस गाड़ी को इस साइड धकेल रही हैं, और ये जो गाड़ी है ये अपना फोर्स लगा के इस ट्रक को राइट साइड धकेल रही हैं। तो आप मुझे ऐसा बताओ कि इन दोनों में से कौन जीतेगा? ऑब्वियसली ये जो ट्रक है वो इसको ऐसे पीछे की साइड लेके चली जाएगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये जो गाड़ी है ना, ये ट्रक को ऐसे लेके चली जाए, नहीं, ये ट्रक इसको पीछे की साइड लेके जाएगी, क्योंकि ये बड़ी है, ये छोटी है, इसमें पावर ज़्यादा है, इसमें पावर कम है। ठीक वैसे ही वीकली मार्केट बोल रहा है कि मार्केट नीचे जाना है, तो ये डेली टाइम फ्रेम का पीओआई कभी भी मार्केट को ऐसे ऊपर नहीं लेके जा सकता। क्यों नहीं लेके जा सकता, क्योंकि इसकी पावर कम है। किससे कम है, वीकली टाइम फ्रेम के पीओआई से या फिर वीकली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी से। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हमेशा हमें बड़े टाइम फ्रेम के बायस भी पता होने चाहिए। तो अगर वीकली के बायस डाउन साइड हैं तो डेली टाइम फ्रेम के पीओआई पे अगर 1 आवर में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो जाता है तो भी वो प्राइस को यहां तक नहीं लेके जा सकता। आई थिंक मैं ये बात आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ, फिर से समझाता हूँ। एक बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई है, उसकी पावर ज़्यादा होती है किससे, लोअर टाइम फ्रेम के पीओआई से। तो जब भी अगर आपको बायस में दिक्कत हो तो बड़े टाइम फ्रेम के बायस को फॉलो करो। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पे एक और ऑर्डर ब्लॉक आया, मार्केट ने इसको टैप करके रिजेक्शन दिया, लेकिन आपके माइंड में ये होना चाहिए कि ये ऑर्डर ब्लॉक कभी भी प्राइस को यहाँ तक नहीं लेके जाएगा। क्यों नहीं लेके जाएगा, क्योंकि वीकली हमारा डाउन साइड है, इससे बड़े टाइम फ्रेम के जो बायस हैं वो हमें डाउन साइड लेके जाना चाहते हैं। तो ये बात भी आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। आई थिंक मैंने बायस से रिलेटेड जितने भी डाउट थे वो आपको क्लियर कर दिए। और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, या फिर जब भी हम लाइव में डाउट सेशन लेंगे वहां पे आप पूछ सकते हो। फिलहाल मुझे जितना लग रहा था मैंने बायस को आपको फिर से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखो एक और चीज, यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हुई है स्विंग की, डेली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी हंट हुई है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया। अब मैं ये सोचूंगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर यहाँ तक जाएगा, नहीं, मार्केट यहाँ से ऊपर कहाँ तक जाएगा, किसी पीओआई तक। तो ये रहा डेली टाइम फ्रेम का पीओआई, और इधर से मार्केट फिर से नीचे आया और उसने फाइनली अपने वीकली के टारगेट डन कर दिए। तो अगर वीकली के बायस हमारे ऐसे हैं तो डेली टाइम फ्रेम उसमें ऐसे स्विंग बनाते हुए जाएगा, और अगर यहाँ से किसी ऑर्डर ब्लॉक से वो ऊपर जा रहा है तो वो कभी भी मार्केट बहुत ऊपर लेके नहीं जाएगा, वो ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर ये डेली टाइम फ्रेम का पीओआई है तो 1 आवर पे मार्केट कुछ ऐसे चलेगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा मैंने जो बहुत कॉमन डाउट देखा है वो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और आईडीएम को लेके। देखो मैं एक बात बताता हूँ, आईडीएम क्या होता है? आईडीएम होता है जब हम स्ट्रक्चर मार्किंग करते हैं, और स्ट्रक्चर मार्किंग हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे होती है। जैसे समझ लो अब 1 आवर पे स्ट्रक्चर मार्किंग करते हो तो मार्केट ऐसे मूव कर रहा है, और ये होता है हमारा आईडीएम। आईडीएम मतलब कि जो भी लोग बहुत ही बिगिनर वाली स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं ना, वो क्या सोचते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया है, मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया है, मार्केट नीचे जाएगा अब, और वो यहाँ से सेलिंग की ट्रेड लेते हैं। लेकिन मार्केट क्या करता है, उन सबको ट्रैप करके फिर से ऊपर चला जाता है। मतलब
आईडीएम किस काम आ रहा है? लोगों को ट्रैप करके बायस को उसी डायरेक्शन में लेके जाने के काम आ रहा है। आप वीडियो को ध्यान से देखना, स्ट्रक्चर मैपिंग वाली, आपको आईडीएम फिर से समझ में आ जाएगा। फिलहाल आईडीएम समझो क्या करता है, लोगों को ट्रैप करता है और मार्केट की जो डायरेक्शन होती है ना, उसी डायरेक्शन में मार्केट को लेके जाता है। लेकिन जो भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, पहली बात तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किसी पीओआई पे देखना है या किसी लिक्विडिटी पे देखना है। जिस भी टाइम फ्रेम की पीओआई हो, जिस भी टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी हो, उससे लोअर टाइम फ्रेम में हमको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट फाइंड करना है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मतलब मार्केट जब ऐसे स्विंग बनाते हुए चल रहा है तो जो भी लास्ट वाला स्विंग है ना, उसका ब्रेक होना। ब्रेक होना मतलब यहाँ पे कैंडल क्लोज होगी या स्वीप करेगी, दोनों चलेगा। लेकिन मार्केट क्या करे, जो भी ये स्विंग है, जो भी ऊपर गया है ना, उसके लास्ट स्विंग को ब्रेक कर दे। वो होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद हमेशा हम रिवर्सल की ट्रेड देखते हैं। जैसे प्राइस अपसाइड जा रहा था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो अब हम डाउन साइड की ट्रेड ढूंढेंगे। आईडीएम क्या काम आ रहा था, मार्केट में रिटेलर्स को ट्रैप करके उसी डायरेक्शन में प्राइस को कंटिन्यू कर रहा था, जबकि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या करता है, प्राइस को रिवर्स करता है। तो ये भी डाउट आपका सॉल्व हो गया होगा। फिर से वीडियोस को देखना, अब जाके आपको क्लियर हो जाएगा। और एक और डाउट जो मैंने बहुत ज़्यादा लोगों में देखा है कि लास्ट वीक जो एशियन सेशन था उसमें हमारे बहुत सारे एसएल गए, या फिर जो न्यूयॉर्क या लंदन सेशन की स्ट्रेटेजी थी उस हिसाब से मार्केट वर्क नहीं किया। तो चलो एक बार मैं लास्ट वीक में एशियन, लंदन और न्यूयॉर्क तीनों सेशन में कैसे ट्रेड बने थे वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो गोल्ड के चार्ट पे चलते हैं। ये हम आ गए गोल्ड के 5 मिनट के चार्ट पे। चलो मंडे से मैं एक बार आपको बताता हूँ कि मार्केट ने कैसे मूव किया, कैसे हम एशियन, लंदन और न्यूयॉर्क इनमें एंट्री को प्लान कर सकते थे। मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मार्केट को ब्लेम करने से, किसी और को ब्लेम करने से या किसी स्ट्रेटेजी को ब्लेम करने से पहले खुद को इम्प्रूव करने के बारे में सोचो। जब तक आप ट्रेडिंग में खुद को इम्प्रूव नहीं करोगे, खुद की मिस्टेक को ऑब्जर्व नहीं करोगे, आप कामयाब नहीं हो सकते। दूसरों को ब्लेम करना बहुत आसान है, लेकिन पहले अपने आप को इम्प्रूव करने की ट्राई करो। अब मैं बताता हूँ एशियन सेशन की स्ट्रेटेजी क्या थी। कि मार्केट में हमें 330 से लेके 8 के बीच में कोई भी पीओआई देखना है। उस पीओआई के अंदर अगर एशियन सेशन में हमें ट्रेड मिले तो लेनी है। अगर इस जोन के अंदर कोई भी पीओआई नहीं हो तो इसके हाई की और लो की लिक्विडिटी जब मार्केट ले ले उसके बाद हम ट्रेड ले सकते हैं। फिलहाल देखो, ये मंडे का दिन है, हमें क्या करना है, 330 से 8 पीएम वाला जोन को मार्क करना है। तो ये रहा 330, इसको मैंने मार्क कर दिया, और ये 8। अब देखो, इसके अंदर कोई पीओआई है जो मिटिगेटेड नहीं है। मिटिगेटेड मतलब जो टैप नहीं है। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक था जो यहाँ पे टैप है, ये एक वॉल्यूम इम्बेलेंस था जो यहाँ पे टैप है। तो इसके बीच में कोई भी पीओआई नहीं है। जब पीओआई नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसकी लिक्विडिटी को मार्क करेंगे। ये है हाई की लिक्विडिटी और ये है लो की लिक्विडिटी। ठीक है, ये है लो की लिक्विडिटी। मैंने हाई और लो की लिक्विडिटी मार्क कर दी। अब एक और चीज़, लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट है कि एशियन सेशन की एंट्री में हमें बायस देखने या नहीं देखने। तो देखो, अगर आप बायस देखते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एशियन सेशन की एंट्री आप बिना बायस के भी ले सकते हो। बस आपको अपने टारगेट पे बहुत जल्दी निकलना होगा। जैसे कोई पीओआई दिख रहा है, 1:3 आपको मिल गया, या फिर कोई लिक्विडिटी आपको दिख रही है, पर इसमें बायस आपको नहीं पता होगे ना, तो भी चलेगा एक बार तो हमने दोनों क्या कर लिए, ऊपर और नीचे दोनों की लिक्विडिटी मार्क कर दी। अब हमको बायस भी नहीं पता है, हम क्या करेंगे, पहले कौन सी लिक्विडिटी हंट होती है उसका वेट करेंगे। तो मार्केट ने क्या किया, एशियन सेशन ओपन हुआ, पहले अपसाइड की लिक्विडिटी हंट की। जैसे ही अपसाइड की लिक्विडिटी हंट की, हम यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री ले सकते थे। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री नहीं लेते, आप बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन चाहते हो, तो मार्केट एशियन सेशन में इसकी लिक्विडिटी लेता है। फिर आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट कर सकते हो और फिर इस पीओआई से आप एंट्री ले सकते हो, तो आपको टारगेट भी मिल जाता है। पहला तो ये हो गया, मतलब मंडे को एशियन सेशन में हमें ट्रेड दिया, वो वर्क भी किया, यहाँ पे हमारा एसएल नहीं गया है। अब यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन और लंदन सेशन में हमारी एंट्री नहीं बनी थी। आप देखोगे एशियन को स्वीप किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हुआ, लेकिन लंदन सेशन इस लास्ट पीओआई पे नहीं आया, तो यहाँ पे हमने हमारी एंट्री नहीं ली। मैं मानता हूँ कि लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में प्रीवियस वीक बहुत कम एंट्री बनी है, लेकिन इसकी भी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, आपके एसएल बहुत कम जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम वेट कर रहे थे कि मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ले ली है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कर लिया है। मार्केट जब लंदन सेशन में यहाँ पे आएगा तो हमारी ट्रेड बनेगी, जो कि नहीं आया और हमारी एंट्री नहीं हुई। फिर न्यूयॉर्क ने भी इसकी लिक्विडिटी लो से नहीं ली तो हमारी एंट्री नहीं हुई।
चलो नेक्स्ट डे फिर एशियन सेशन को देखते हैं। देखो हमें क्या मार्क करना है, 3:30 से लेके 8। ये 3:30 हो गया, ये 8 PM हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे एक पीओआई है, यहाँ पे एक एफपीजी है। अब मुझे नहीं पता है कि ये एफपीजी वर्क करेगा, ये एफपीजी वर्क करेगा, ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा, मुझे भी नहीं पता है। मार्केट पहले एफपीजी पे आया और यहाँ से बहुत अच्छा रिजेक्शन दे दिया। जैसे ही यहाँ से रिजेक्शन दे दिया, ठीक इसी पॉइंट पे आपकी एंट्री होनी चाहिए थी। आपकी एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए थी? इसी पॉइंट पे। यहाँ पे आपका एसएल हो जाता और टारगेट जो भी आप 1:3 लेते हो वो आपका टारगेट हो जाता और इजीली आपको मिल भी जाता 1:3। ठीक है, इजीली आपको मिल जाता। तो यहाँ पे एक एंट्री हुई। फिर बाय सबसाइड के थे तो लंदन में एंट्री नहीं हुई और न्यूयॉर्क में भी एंट्री नहीं हुई। थर्ड डे हम चलते हैं। थर्ड डे देखो, 3:30 हम मार्क करेंगे एशियन सेशन में। सबसे पहले एशियन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर स्ट्रेटेजी आपको नहीं पता है तो आप वीडियो जाके देख सकते हो। और ये 8 PM मैंने मार्क कर दिया। अब देखो, ये एशियन सेशन ओपन हुआ, यहाँ पे एक पीओआई बना हुआ है। यहाँ पे क्या बना हुआ है? एक पीओआई। हम इसका वेट कर रहे थे, मार्केट ने इसको टैप नहीं किया। फिर से एक पीओआई बनाया और एशियन सेशन के बाद मार्केट ने इसको टैप किया, तो यहाँ से भी आप एंट्री ले सकते थे। अगर आप इसी का वेट कर रहे थे तो आपकी एंट्री मिस हो गई, लेकिन अगर आप यहाँ से भी एंट्री लेते तो भी आपको टारगेट मिल जाता। यहाँ पे भी आपका एसएल नहीं गया है। जो लोग कह रहे थे ना एशियन सेशन में हमारे बहुत सारे एसएल चले गए, देखो मैं कोई भी बायस वगैरह कुछ नहीं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ फर्स्ट पीओआई देख रहा हूँ। और 3 दिन हो गए, तीनों दिन हमको टारगेट मिला है और अभी तक एक भी एसएल नहीं गया है। इतनी हाई एक्यूरेसी है इसकी। बस बात यहीं पे आती है कि आप इसको मास्टर कितने टाइम में करते हो। जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे उतना आप इसको मास्टर करोगे। अगर दूसरों को ब्लेम करते रहोगे ना तो कभी इसमें मास्टर नहीं बन पाओगे। लंदन सेशन में कोई एंट्री नहीं बनी, न्यूयॉर्क ने इसको स्वीप किया, लेकिन हमारी कोई भी एंट्री नहीं बनी। यहाँ पे भी 3 दिन हो गए, यहाँ पे हमको एंट्री नहीं मिली। हाँ, एक चीज और, यहाँ पे मैंने लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री ली थी। मेरा टारगेट था इसका हाई, लेकिन वो नहीं आया था और मेरा एंट्री एसएल चला गया था। ये भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। अब नेक्स्ट डे क्या हो रहा है देखो, एशियन सेशन सबसे पहले 3:30 मार्क करता हूँ मैं। ये मैंने मार्क कर दिया 3:30। ये मैंने मार्क कर दिया 8 PM। मार्केट इसके ऊपर ही है, मार्केट ने इसके हाई की लिक्विडिटी ले ली। लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे आ रहा है, लेकिन कोई भी पीओआई नहीं बना रहा है, तो यहाँ पे भी हमारी एंट्री नहीं होती। फिर मार्केट ऊपर जा रहा है और फिर यहाँ पे इसको ब्रेक करके यहाँ पे पीओआई बना रहा है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पीओआई पे तो मार्केट आया ही नहीं, और जहाँ से रिजेक्शन लिया है वहाँ पे कोई पीओआई था नहीं, तो इस दिन हमारी एशियन सेशन में कोई भी एंट्री नहीं होती। जितना मैंने आपको सिखाया है, जितना मैंने आपको पढ़ाया है, जो भी मैंने आपको स्ट्रेटेजी में बताया है, उसके अकॉर्डिंग एशियन सेशन में इस दिन आपकी एंट्री नहीं होती। तो यहाँ पे हमारा एसएल भी नहीं गया, ना ही हमको यहाँ पे एंट्री मिली। यहाँ पे आपको न्यूयॉर्क में एंट्री मिलती, लेकिन यहाँ पे न्यूज़ थी, इसलिए हमको एंट्री यहाँ पे अवॉइड करनी थी। तो जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है उसके अकॉर्डिंग इस दिन, मतलब थर्सडे के दिन, आपको कोई भी एंट्री नहीं मिली। आगे चलते हैं, लास्ट फ्राइडे का दिन। अब फ्राइडे के दिन पे एशियन सेशन को सबसे पहले देखते हैं। तो देखो एशियन सेशन के लिए हमको क्या मार्क करना है? 3:30। ध्यान से देख लो, इसके बाद मैं कभी इसका बैक टेस्ट नहीं करूंगा। और 8 PM ये मैंने मार्क कर दिया। मुझे क्या देखना है? फर्स्ट पीओआई। ये रहा मेरा फर्स्ट पीओआई। ठीक है, मार्केट ने इसको टैप किया और रिजेक्शन भी दिया। ठीक है, मार्केट ने इसको टैप करके रिजेक्शन दिया, यहाँ पे मेरी एंट्री होती, यहाँ पे मेरा एसएल होता और मेरा टारगेट जो भी 1:3 वगैरह होता, तो यहाँ पे मेरा एशियन सेशन का एसएल जाता। मैं भी मानता हूँ यहाँ पे एशियन सेशन का हमारा एसएल जाता। लेकिन देखो 5 दिन के अंदर आपको 4 ट्रेड मिले, 4 में से 3 में टीपी आए हैं और एक में एसएल आए हैं, तो ये बहुत अच्छी एक्यूरेसी है। मुझे समझ में नहीं आता कि फिर क्यों एक एसएल के बाद आप ऐसे बोलने लग जाते हो कि एसएल चला गया, एसएल चला गया, मेरे तो एशियन सेशन में सारे एसएल जा रहे हैं। भाई प्रैक्टिस करो, नहीं जाएंगे। 4 ट्रेड में से 3 टीपी आ रहे हैं और एक एसएल जा रहा है, ये एक बहुत अच्छी एक्यूरेसी है। मैं तो मानता हूँ कि अगर आपकी एक्यूरेसी सिर्फ और सिर्फ 30% है, लेकिन आप रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हो, तो भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। यहाँ तो आपकी एक्यूरेसी 70 से 80% आई है प्रीवियस वीक के अंदर। तो यहाँ पे हमारा एक एसएल गया। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो, लंदन में हमको कोई ट्रेड नहीं मिला क्योंकि इस दिन मेरा बायस अपसाइड का था। लंदन सेशन को स्वीप किया,
स्वीप करने के बाद क्या हुआ है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। मैंने आपको बोला था मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना जरूरी है, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। उसके बाद हमको क्या वेट करना है, लास्ट पीओआई पे मार्केट आने का। और लास्ट पीओआई पे मार्केट कब आना चाहिए, किसी ना किसी सेशन के अंदर। तो ये न्यूयॉर्क सेशन था, मार्केट यहाँ पे आया, इस टैब पे ही हमारी एंट्री होती, इसके नीचे हमारा एसएल होता। और टारगेट मैंने क्या बताया था, जो भी उस दिन के सेशन है उसमें से जिस सेशन ने जो हाई लगाया है वो आपका टारगेट होगा। तो देखो, एशिया यहाँ तक है, लंदन यहाँ तक है और न्यूयॉर्क ने यहाँ तक हाई लगाया है। अगर प्राइस यहाँ तक है तो हमारा टारगेट क्या होगा, सबसे हाई लगाया है लंदन ने, यहाँ तक हमारा टारगेट होगा। और ये आपको टारगेट भी मिल जाता, 1:6 1:7 है ये। ऑब्वियसली मानता हूँ न्यूयॉर्क और लंदन में कम एंट्री मिली है, लेकिन एसएल यहाँ भी नहीं गए हैं, एसएल एशिया में भी नहीं गए हैं। इतने सारे ट्रेड मिला के आपका सिर्फ एक एसएल गया है। और ये ट्रेड लेना कब पॉसिबल होगा, जब आपने स्ट्रेटेजी को ध्यान से देखा होगा, जब उसको बैक टेस्ट किया होगा, जब उसको समझा होगा। सिर्फ अगर जाके मार्केट में ऐसे ही ले रहे हो, सिर्फ एक दिन देख के ले रहे हो, तो उससे कुछ नहीं होगा। मैं आपको फिर से बताता हूँ कि मान लो एक स्ट्रेटेजी है जो किसी ट्रेडर के लिए 80% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटेजी है, ठीक है। एक स्ट्रेटेजी है जो किसी के लिए 80% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटेजी है। अगर वो आपको ये स्ट्रेटेजी पूरी बता देता है, उसने आपको पूरी ये स्ट्रेटेजी बता दी और अगले दिन से आप इस पर ट्रेड लेने लग गए, तो आपकी एक्यूरेसी 80% नहीं होगी। आपकी एक्यूरेसी पहले इस पे होगी 30%, फिर इंक्रीज होकर 40 होगी, फिर इंक्रीज होकर 50 होगी, फिर 60, फिर 70, फिर 80 होगी। मतलब जितना आप इसको मास्टर करोगे, जितना आप इस पे ट्रेड लोगे, उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। तो इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो। अगर आप बिगिनर हो तो आपकी एक्यूरेसी कम होगी ही होगी। बात ये आती है कि आप इसको मास्टर कितना करते हो। आपने महेंद्र सिंह धोनी वाली मूवी देखी होगी, उसमें उसका एक फ्रेंड उसको हेलीकॉप्टर शॉट सिखाता है। जब वो फ्रेंड हेलीकॉप्टर शॉट मार रहा होता है तो उसकी एक्यूरेसी उस टाइम पे ज़्यादा होती है। वो अगर 10 बॉल पे वो हेलीकॉप्टर शॉट मारने की ट्राई करता है तो 8 में तो वो 6 मार ही देता होगा। लेकिन जब वो धोनी को पहली बार हेलीकॉप्टर शॉट मारना सिखाता है, तब धोनी की इतनी एक्यूरेसी नहीं होती। धोनी क्या करता है, उस शॉट को मास्टरी करता है, उसको अपना टाइम देता है, उस पर प्रैक्टिस करता है, तब जाके धोनी उस शॉट को मास्टर कर पाता है और अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा पाता है। ठीक वैसे ही ये ट्रेडिंग है। किसी के लिए कोई स्ट्रेटेजी 80% एक्यूरेसी दे रही है ना, मतलब उसने अपना उसमें टाइम दिया है, तब जाके वो इस लेवल पे पहुंचा है। तो आपको भी इस लेवल पे आने में टाइम लगेगा, ये बात अपने दिमाग में बैठा लेना। ऐसा नहीं है कि एक दो ट्रेड लेते ही बस मेरे प्रॉफिट होने लग जाए, मेरी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता। और दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, मैं कोई भी स्ट्रेटेजी वगैरह बताता हूँ तो वो मुझसे पूछते हैं कि क्या ये स्ट्रेटेजी इंडियन मार्केट में काम करेगी, क्या क्रिप्टो करेंसी में काम करेगी, क्या करेंसी पेयर्स में काम करेगी। तो यार सब कुछ मैं बता दूंगा तो आप लोग क्या करोगे। आपको एक स्ट्रेटेजी मिल गई, अब आपको उसको बैक टेस्ट करना है। जिस भी पेयर में जिधर भी आप ट्रेड करते हो, आपको उस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करना है। जाओ मार्केट के अंदर, आप बिटकॉइन कर रहे हो तो बिटकॉइन में इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करो। भाई बैक टेस्ट करने से आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको पता भी चलेगा कि हाँ, इस पेयर के अंदर ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करती, इस पेयर के अंदर मैंने 100 डेज का बैक टेस्ट किया है तो इस पेयर के अंदर इसकी एक्यूरेसी 50% है, लेकिन दूसरे पेयर के अंदर इसकी एक्यूरेसी 70% है। तो आपको ये पता लगेगा कि हाँ, ये पेयर ऐसे मूव करता है, इसके अंदर ये काम करती है। तो इतना काम तो आप लोग करो, इतनी बैक टेस्टिंग तो आप लोग करो। अब एक और डाउट आता है कि जो भी इंडियन मार्केट करते हैं ना, उनको ये डाउट होता है कि क्या ये सेशंस वगैरह हमारे लिए हैं। तो देखो, अगर आप इंडियन मार्केट करते हो तो ये सेशंस वगैरह ये आपके लिए नहीं है, आपके लिए अलग टाइमिंग होती है, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। तो इंडियन मार्केट के लिए सेशन वगैरह कोई काम के नहीं है। दूसरा, लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि आप जो बैक टेस्टिंग करते हो, जो भी चार्ट ऑब्जर्व करते हो, वो इंडियन मार्केट के भी बताओ। तो देखो, इंडियन मार्केट में बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, सेबी के बहुत सारे रूल्स हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी के चार्ट मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता, ये मेरी मजबूरी है, इसलिए वो चार्ट मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। उन चार्ट पे मैं आपको कुछ भी बता नहीं सकता। हाँ, मैं आपको इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो भी मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग बताई है, जो कुछ भी मैंने बताया है ना, वो इंडियन मार्केट के अंदर बहुत अच्छे से वर्क करता है। आप या तो 15 मिनट या 30 मिनट पे स्ट्रक्चर मैपिंग करो और लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री करो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बस आप उसको प्रैक्टिस करो। तो आप इंडियन मार्केट में इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, ये बहुत अच्छे से वर्क करती है। देखो, जहाँ पे भी चार्ट है ना, सब जगह ये चीज़ें वर्क करती हैं। बात यह है कि इंडियन मार्केट सिर्फ 6 घंटे ओपन रहता है, इसलिए ये सेशन टाइमिंग उसके अंदर वर्क नहीं करती। फिर एक डाउट आता है किल जोन्स को लेके।
लोग बोलते हैं मैं इस कंट्री में रहता हूँ, मैं यहाँ पे रहता हूँ, तो क्या ये किल जोन्स हमारे लिए सेम होंगे? देखो, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, हम क्या फॉलो कर रहे हैं चार्ट के अंदर? न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम। हम चार्ट के अंदर फॉलो कर रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम। तो आपको मैंने बताया है आपका टाइम फ्रेम होना चाहिए UTC-4। अब जब आप UTC-4 करोगे ना, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपके चार्ट की टाइमिंग सेम हो जाएगी जो न्यूयॉर्क की टाइमिंग है। उसके बाद आपको जो भी मैंने इंडिकेटर में सेटिंग बताई है ना, ये सेशन के इंडिकेटर में जो भी सेटिंग बताई है टाइमिंग की, यहाँ पे GMT-4 ही रखना है। जब GMT-5 होगा तब मैं आपको अपडेट कर दूंगा। किसी किसी को ये भी डाउट था कि यहाँ पे हमारे 20 नहीं आ रहा है, तो देखो, आपको 12 आवर से 24 आवर में कन्वर्ट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। और जो भी टाइमिंग मैंने उस वीडियो में बताई है वो ऐसे कैसे आपको यहाँ पे लगा देनी है। फिर आप पाकिस्तान से हो, अफगानिस्तान से हो, इंडिया से हो, कहीं से भी हो, आपके सेशन की टाइमिंग सेम हो जाएगी। जिनको ये डाउट था कि सेशन तो एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, मेरे सेशन में ये गैप कैसे हैं, तो एक्चुअल में ये सेशन नहीं है, ये किल जोन्स हैं। मतलब जो भी सेशन है ना, उसके अंदर से भी हमने हाई वॉलेटाइल जोन को मार्क किया हुआ है। हम बोलते हैं इसको सेशन ही है, लेकिन ये किल जोन्स है। ये पूरा लंदन सेशन नहीं है। मुझे पता है लंदन सेशन बड़ा होता है, न्यूयॉर्क सेशन भी बड़ा होता है, लेकिन ये किल जोन्स हैं। तो ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट डाउट है, जो भी लोग रियल ट्रेडिंग करते हैं ना, उनको ये डाउट है कि हम कौन सा ब्रोकर यूज करें। तो देखो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2 दिन और वेट कर लो, मैं आपको बताता हूँ कौन सा ब्रोकर आपको यूज करना है। XNS सबसे बेस्ट था, लेकिन उस पर अभी हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, उसमें कभी भी दिक्कत आ सकती है। तो मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगा कि XNS से अपना फंड निकाल लेना अगर है तो। दूसरा कौन सा ब्रोकर यूज करना है, 2 दिन के अंदर आपको मैं बता दूंगा, उसको आप यूज करना। अब नेक्स्ट डाउट आता है टेलीग्राम ग्रुप को लेकर, तो बहुत जल्दी बन जाएगा, मैं भी इस वीक में आपके लिए बना दूं। उसमें कैसे ऐड होना है वो भी मैं आपको उसी के साथ बता दूंगा। एक और डाउट आता है, लोग कहते हैं कि हम क्रिप्टो करेंसी को बैंक में कैसे ले, क्या क्या फॉलो करना है। तो देखो, ये मैं आपको नहीं बता सकता। आप अपने CA से कांटेक्ट करो, जो भी आप क्रिप्टो करेंसी से अपने बैंक में पैसे लेते हो ना, उस पर टैक्स फाइल करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी आप पैसा कमा रहे हो उस पर टैक्स दो, अपने CA से कांटेक्ट करो, वो आपको सब कुछ समझा देगा। अगला, अगर मैं डाउट देखूँ तो मैंने बहुत सारे लोगों के ऐसे भी कमेंट पढ़े कि उनको फोमो होता है जब वो ट्रेड में एंट्री करते हैं, या फिर उनको होल्डिंग करने में प्रॉब्लम होती है। तो देखो, मैं 3 तरीके बताता हूँ, इन 3 के अलावा कोई तरीका नहीं है। देखो, ट्रेड को होल्ड करने के लिए आपके बायस स्ट्रांग होने चाहिए। आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि हाँ, मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाएगा। आपको खुद पे इतना विश्वास होना चाहिए कि मैंने यहाँ से ट्रेड लिए ना, तो मार्केट के बायस यहाँ तक है, उसको यहाँ तक जाना है। अब देखो, अब इस जाने में आप ट्रेड को होल्ड कैसे कर सकते हो। सबसे पहला, आपने यहाँ पे ट्रेड ली, समझो आपने यहाँ पे ट्रेड ली, आप सिस्टम में अपना SL लगाओ, सिस्टम में अपना TP लगाओ। आपने यहाँ पे ट्रेड ली, आपको एक SL लगाना है, आपको एक TP लगाना है। जहाँ पे आपका TP है ना, वहाँ पे आपको एक अलर्ट लगाना है। जहाँ पे आपका SL है वहाँ पे आपको एक अलर्ट लगाना है, और एंट्री लेने के बाद अपने मोबाइल को, अपने लैपटॉप को बंद कर देना है। जब भी अलर्ट बजेगा आपको पता चल जाएगा या तो आपका TP आया है या आपका SL आया है। अगर आप SL TP दोनों में से एक चीज लेने को रेडी हो तो आप ऐसा कर सकते हो कि आपको फोमो होता है, आपको डर लगता है, तो आप अपने सिस्टम को ही बंद कर लो। दूसरा, जब भी आपका टारगेट 1:1 या 1:2 आ जाए, जब भी आपका टारगेट 1:1 1:2 आ जाए, आप क्या करो, एंट्री SL कर लो। अब एंट्री SL करने के बाद क्या होगा, आपका नुकसान तो हो नहीं सकता, ठीक है। फिर वेट करो या तो टारगेट तक, या समझो आपने ट्रेड ली नहीं, आपका नुकसान नहीं होगा। और लास्ट, अगर आप ऐसा चाहते हो कि यार मेरा इतना प्रॉफिट मैं देख लूँ उसके बाद भी जीरो हो जाएगा तो ये मुझे नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, 1:1 1:2 पे 50% बुक कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप ये चीज़ कर रहे हो ना, तो जब आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगे, तब तब आप क्या करो, जैसे पहले आप 1:1 पे 50% बुक कर रहे थे, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा, फिर आप 1:1.5 पे 50% बुक करना स्टार्ट करो, फिर 1:2 पे 50% बुक करना स्टार्ट करो। ऐसे अपने आप को पुश करते रहो। एक ही जगह पे फिक्स नहीं रहना है कि मैं तो हर बार 1:1 पे ही करूंगा। नहीं, जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़े, अपने आप को पुश करना भी जरूरी है, तभी आप ट्रेड को बड़ा होल्ड कर पाओगे। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। और एक लास्ट क्वेश्चन मैं अब ले लेता हूँ। किसी ने मुझे पूछा था कि सर, आपने जो स्टार्टिंग की वीडियोस बनाई थी ना, उसमें आप कहते थे कि आपको बड़ा टाइम फ्रेम यूज करना है, 1 आवर से नीचे आपको जाना नहीं है, आपको वहां पे ट्रेड लेनी है। पर मैंने जो लास्ट 2 स्ट्रेटेजीज बताई ना, उस पे मैं आपको 5 मिनट पे ट्रेड लेना सिखा रहा हूँ। अब हम कंफ्यूज हैं कि हम बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करें या 5 मिनट पे सेशन में एंट्री लें। तो देखो,
सेशन में एंट्री उन लोगों के लिए है जिनके पास इतना टाइम नहीं है, जो बहुत बिजी रहते हैं और किसी एक सेशन में वो फ्री रहते हैं, तो वो सेशन के टाइम पे आके अपनी एंट्री लेके अपना टारगेट लेके मार्केट से निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो कर रहे हो तो मैं आपको यही कहता हूँ, आपको सेशन वगैरह कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। आप बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड लो, आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होगी और मैं पर्सनली यही सजेस्ट करूंगा कि आप बड़े टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड लो। तो ये बात समझो, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके हैं ट्रेड लेने के। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्टेबल हो तो आप वहाँ पे ले सकते हो, आप सेशन के हिसाब से ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको कहता हूँ कि सेशन के बाहर आपको एंट्री नहीं लेनी है। हाँ, आपके एक दो टारगेट हो जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर आप यहाँ पे ट्रैप ही होंगे। दूसरा, अगर आप बड़ा टाइम फ्रेम फॉलो कर रहे हो तो सबसे बेस्ट है आप उसी को फॉलो करो। तो अब जहाँ तक मुझे लगता है मोस्टली जो सबके कॉमन डाउट्स थे मैंने सबको क्लियर कर दिया है। फिर भी मुझे पता है बहुत सारे डाउट्स रह गए होंगे, मैं सबके डाउट्स एक वीडियो में तो क्लियर कर नहीं सकता। हाँ, अगली बार लाइव लूंगा, वहाँ पे मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मैंने जो कंडीशन बताई है, इस वीडियो पे सबसे ज़्यादा लाइक और सबसे ज़्यादा कमेंट होने चाहिए। अगर आपने ये कर लिया तो मेरी भी गारंटी है कि अगला जो डाउट सेशन होगा वो लाइव ही होगा। तो आप ये कर लेना, मैं लाइव डाउट सेशन आपका ले लूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।